अभी तक हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान दो टीम आमने सामने थी। पहला पश्चिमी गठबंधन जिसका कप्तान या नेता अमेरिका था, और दूसरा पूर्वी गठबंधन जिसका कप्तान या नेता सोवियत संघ था। ये जो वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है, इसमें ग्रीन वाला पार्ट जो है इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि पहली दुनिया। क्यों कहा जाता है पहली दुनिया? क्योंकि ग्रीन कलर में रंगे हुए देश वो अमेरिका का पक्ष लिया, यानी कि अमेरिका के टीम में शामिल था। और दूसरा लगभग ग्रीन कलर में रंगे हुए देश पूंजीवाद को अपनाया, इसलिए इसे पहली दुनिया या फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद ये जो येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि येलो कलर में रंगे हुए देश सोवियत संघ का पक्ष लिया, यानी कि सोवियत संघ की टीम में शामिल था, और ये सभी देश साम्यवाद को अपनाया, इसलिए इसे दूसरी दुनिया यानी कि सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है। और बाकी बचे यानी कि रेड कलर में रंगे हुए जो देश दिख रहा है या जो पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देश उस समय लगभग सभी देश आज़ाद ही हुए थे, स्वतंत्र ही हुए थे। और दूसरा, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि रेड कलर में रंगे हुए देश न तो अमेरिका का पक्ष लिया और न ही सोवियत संघ का पक्ष लिया, यानी कि न तो पश्चिमी गठबंधन में शामिल हुआ और न ही पूर्वी गठबंधन में शामिल हुआ। दोनों टीमों में से किसी भी टीम में ये रेड कलर वाला देश शामिल नहीं हुआ, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, इसलिए इसे गुटों से आज़ाद देश कहा जाता है, इसलिए इसे गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, गुट का मतलब टीम और निरपेक्ष का मतलब स्वतंत्र, यानी कि जो टीम से, जो गुट से स्वतंत्र है उसको गुट निरपेक्ष देश कहा गया। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया, दो टीम में बांट दिया, है ना। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, यानी कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। ऐसे में तीसरी दुनिया के देशों के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। मतलब ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं ये उस समय लगभग आज़ादी हुए थे, और अगर ये देश अमेरिका के टीम में शामिल हो जाता तो अमेरिका के अनुसार काम करना पड़ता, यानी कि अमेरिका जो जो कहता वही इन देशों को करना पड़ता, तो ये फिर आज़ाद हो के भी गुलाम हो जाते ना, आज़ाद कहाँ रह जाते। फिर इसी प्रकार अगर सोवियत संघ की टीम में शामिल हो जाता तो सोवियत संघ के अनुसार काम करना पड़ता इसे, यानी सोवियत संघ जो जो कहता वो इस कंट्री को करना पड़ता, तो फिर ये लोग आज़ाद कहाँ रह गए, है ना, गुलाम हो जाते, तो गुलाम हो जाने का खतरा था। इसीलिए तीसरी दुनिया के देशों ने दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया, यानी कि दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला किया ये देश। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, इसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय कैसे उदय होता है? यूगोस्लाविया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टीटो, कौन? जोसेफ ब्रांज टीटो, ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे, यानी कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति
टीटो जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों क्या थे? मित्र थे, बहुत अच्छे, बहुत पक्के मित्र थे। एक बार विश्व मैप में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूगोस्लाविया कहाँ है? तो यूगोस्लाविया ये रहा, देखो यूगोस्लाविया, ये नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर है, ये है यूगोस्लाविया। उसके बाद भारत अपना ये रहा। उसके बाद मिस्र, इजिप्ट, ये रहा इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है और हिंदी में मिस्र। तो इसके राष्ट्रपति यानी यूगोस्लाविया, इजिप्ट और इंडिया, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्या होता है, ये तीनों इंडोनेशिया की राजधानी, ये तीनों नेताओं ने 1956 में, कब? 1956 में तीनों नेताओं ने इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया कहाँ है? ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया की राजधानी बांडुम। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? बांडुम। वहाँ पर बैठक करते हैं। क्या करते हैं? बैठक करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के एनक्रुमा, घाना के नेता होता है एनक्रुमा, ने इनका जोरदार समर्थन किया। यानी कि ये तीनों, कौन? टीटो जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर, तीनों बैठक किया और तीनों का बहुत शानदार तरीके से समर्थन कर दिया। कौन? सुकर्नो यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और घाना के नेता एनक्रुमा। घाना कहाँ है? घाना आपका रहा, ये अफ्रीका कंट्री है, इसको कहा जाता है घाना। आए समझ में? जोरदार समर्थन कर दिया और भाई साहब तीनों जोश में आ गए और एक आंदोलन खड़ा कर दिया और इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन का मतलब बेसिकली बैठक होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, यानी कि यूगोस्लाविया ये रहा और इसकी राजधानी है कहाँ? बेलग्रेड। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहली गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ। कब? 1961 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि पहली बैठक कौन से देश में हुआ? यूगोस्लाविया में। किस जगह हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में। और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया या शामिल हुआ? 25 देशों ने, और ये 25 के 25 है, देख लीजिएगा, काउंट कीजिएगा पॉज करके। दूसरा 18वां सम्मेलन 2019 में हुआ, अजरबैजान। ये है आपका, यहाँ पर है तुर्की और यहाँ पर है अजरबैजान, यहाँ पर अजरबैजान है, वहाँ पर 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में 18वां सम्मेलन अजरबैजान में। इस सम्मेलन में 120 सदस्य देश थे, यानी पहले 25 थे, 25 से बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया, और 17 पर्यवेक्षक देश थे। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिणति चोपड़ा नहीं रे, परिणति है। परिणति यानी कि इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों हुआ, यानी कारण क्या था इसका। तो सबसे पहले देख लीजिए, संस्थापक देश भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना के बीच में सहयोग की इच्छा, यानी कि ये चारों पांचों देश सहयोग करना चाहते थे एक दूसरे का, और इसलिए इस तूफान ला के खड़ा कर दिया, यानी कि एक बड़ा सा संगठन ही बना दिया, एक आंदोलन कर दिया। दूसरी परिणति शीत युद्ध के बढ़ते दायरे, यानी कि शीत युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा था और बहुत सारे देश उसमें शामिल हो रहे थे। इसलिए इन देशों को लगा कि अगर हम किसी भी एक कंट्री में शामिल हो गए तो वो दोनों कंट्री यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ तो आक्रमण एक दूसरे के खिलाफ करता नहीं है, वो दोस्त को पकड़ता है। तो अगर किसी का दोस्त बन गए तो हो सकता है हमें ही पकड़ के पीट दे। तो इसलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ हाथ आगे बढ़ाए। 1960 के दशक में 9 स्वतंत्र देशों का उदय, यानी कि नए नए बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। अगर उनको अपनी बात कहना होता तो कहाँ कहता, इसलिए उन्होंने यानी कि एक स्टेज बनाने के लिए, एक मंच बनाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, या उसका कदम आगे बढ़ाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, यानी कि इनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला, सदस्य देशों को दोनों गुटों से अलग रखना। पहला तो यही था ना कि जो दोनों गुट था, दोनों टीम से अलग रखना। दूसरा, तीसरी दुनिया के देशों को सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना या बढ़ाना। सही बात है,
अगर वो तीसरी गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत नहीं करता या दोनों टीमों में से किसी भी टीम में शामिल हो जाता तो फिर इनके बारे में हम अभी कहाँ पढ़ रहे होते। दो टीम के बारे में पढ़ के छोड़ दिए होते और तीसरी दुनिया का भी तो चर्चा ही नहीं हो रहा होता। तो उनको सम्मान को बढ़ाया ये। इन देशों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे की मदद करेंगे। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को समाप्त करना, यानी जहाँ भी देश आज़ाद नहीं हुआ है उस देश को आज़ाद करने में गुट निरपेक्ष में शामिल देश मदद करेंगे। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई देश आके हम पर राज करने लगे या हमें गुलाम बना ले, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि किसी देश में राजा वगैरह होता है, उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो दोनों को ख़त्म करना इसका उद्देश्य था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सीमाएं, यानी कि सीमाएं का मतलब होता है कमियां, कि इसमें क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहला, विकसित देशों को चुनौती नहीं दे पाया, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री था उसको चुनौती चैलेंज करने में असफल हुआ। ईरान इराक युद्ध को रोकने में असफल रहा, यानी ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ तो ये असफल रह गया, यानी कि उनके युद्ध को रोक नहीं पाया। इराक द्वारा कुवैत पर किए गए आक्रमण को नहीं रोक पाया। इराक एक देश है, कुवैत भी एक देश है। इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके कुवैत को कब्जा कर लिया। गुट निरपेक्ष में शामिल देश इराक को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं रोक पाया और अंत में इसको कब्जा कर लिया। इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर दो ध्रुवता के अंत में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और लास्ट में भारत पाकिस्तान के संबंधों ने नकारात्मक प्रभाव डाला। सभी देश बोलता कि दुनिया की तुम चिंता छोड़ो, तुम पहले अपनी घर की बात है, जो मामला है वो सुलझा लो, तब बात करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।